हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। अ, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में इलेक्ट्रिसिटी और कैलोरीमेट्री नाम के दो टॉपिक कवर किए थे। आज एक नया टॉपिक लेके आप सभी के सामने है जिसका नाम है लाइट। लाइट से रिलेटेड आज हम जो भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, ज़्यादातर अगर आप को ध्यान आ पा रहा होगा तो लाइट से रिलेटेड ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन एक या दो, ठीक है, पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं, एक चैप्टर है लाइट, इनकी रेज कैसे होती हैं, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या क्या इनके फिनोमिनन अकर होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे पहले बात करते हैं, आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तेज़ी से इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, और कृपया इसी तरह से अपना सहयोग और प्यार बनाए रखें। आज बात करते हैं हम लाइट के। लाइट जिसके बारे में सब लोग जानते होंगे, ये उजाला जो चारों तरफ आपको दिख रहा है, रोशनी दिख रही ना बोर्ड पे, ये सब किसकी है? लाइट की वजह से है। अब लाइट क्या है? लाइट के कुछ फिनोमिनन होते हैं। जैसे कुछ चीज़ें आपने देखी होंगी कि हम चीज़ों को देख कैसे पाते हैं। तो हम देख क्यों पाते हैं चीज़ों को? क्योंकि लाइट वहाँ पे आके टकराती है और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में जाती है, ठीक है। आईज डिटेल में पढ़ेंगे हम बायोलॉजी में, कैसे आंख हमारी काम करती है, ठीक है ना। पर अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिनोमिनन, जो नेचुरल फिनोमिनन होती है लाइट के थ्रू, जैसे लाइट। और हम लाइट पढ़ते किस पैटर्न पे हैं? वेव और रे के पैटर्न पे। अभी हम बेसिकली रे के पैटर्न पे पढ़ने वाले हैं कि लाइट की जो रेज होती हैं कुछ इस तरह से मूव करती हैं, ठीक है ना। अगर हम मान लें कि ये एक सरफेस है, जिस सरफेस पे क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन एक ऐसी फिनोमिनन होती है जिसमें लाइट रे एक सरफेस पे आती है, टकराती है और टकरा के वापस लौट जाती है सेम मीडियम में, मतलब सेम माध्यम में। मतलब अगर इसको हम मान लें कि पूरा पूरा क्या है, ये ग्लास है, कांच का बना हुआ है। लाइट रे आई, कांच के अंदर नहीं गई, सीधे वापस चली गई, तो ये क्या कहलाती है? रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन अगर क्लियर हो गया हो तो यहाँ पे कुछ टर्म समझ लेते हैं साइंस के टर्म्स में, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा डिटेल में। ये और ये सबसे पहले जो क्या होती है, ये प्लेन सरफेस होती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? सरफेस। अब सरफेस भी हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स के? दो टाइप के। एक होता है रेगुलर सरफेस, जैसे ये सरफेस है, सिंपली इसको बोलते हैं हम क्या? रेगुलर सरफेस, ठीक है ना। दूसरा एक सरफेस ऐसे भी हो सकता है, कांटे जैसा नुकीला पथरीला रास्ता, ठीक है। अभी तो काफी सुगम हो गई हैं सड़कें, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में या अभी भी ज़्यादातर काफ़ी शहरों में भी गड्ढे हो जाते हैं सड़कों पे। तो ऐसे ही समझ लो कि ये गड्ढे जैसी सरफेस है। तो जब यहाँ पे लाइट रे आती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो लाइट की जो बीम पड़ती हैं ये अलग अलग डायरेक्शंस में बेंड अप करती हैं, ठीक है। तो ये फिनोमिनन देखने को मिलती है इर्रेगुलर सरफेस में, और ये जो है किसमें देखने को मिलती है? रेगुलर सरफेस में। जितनी भी लाइट रेज आएंगी ना, सब की सब आपस में कैसे टकराने के बाद बिल्कुल पैरेलल जाएंगी। जब पैरेलल आएंगी तो पैरेलल लाइट जाएंगी। मल्टीपल पैरेलल लाइट्स को क्या बोलते हैं हम? बीम ऑफ लाइट। क्या प्रोनाउंस करते हैं? बीम ऑफ लाइट। अब यहां पे बात करते हैं बीम ऑफ लाइट के साथ साथ लाइट के बारे में। ये पॉइंट जहां पे रे आके टकराती है सरफेस पे, ध्यान देना, पॉइंट जहां पे रे आके टकराती है इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पे ये टकराती है और जो रे आ रही होती है, आने वाली रेज को बोलते हैं हम क्या? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, हिंदी में इसको बोलते हैं आपतित किरण। मतलब ऐसी रे जो क्या कर रही है? फॉल कर रही है सरफेस पे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो रे वापस चली जाती है उसी मीडियम में, इसको क्या बोलते हैं हम?
रिफ्लेक्टेड रे। क्या होता है ये रिफ्लेक्टेड रे? हिंदी में बोलते हैं इसको परावर्तित किरण। मतलब एक मीडियम से टकरा के वापस चली गई उसी मीडियम में, तो इसको परावर्तित कर दिया गया, मतलब परिवर्तित कर दिया गया, उसी डायरेक्शन में जैसे आ रही थी वैसे ही लौट गई, तो क्या हो जाती है ये रिफ्लेक्टेड रे। और ये क्या कहलाती है इंसिडेंट रे। और ये जो लाइन होती है ना सरफेस से, ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। ये होती है क्या? परपेंडिकुलर, यानी कि सरफेस से 90 डिग्री पे होती है एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब बात करते हैं नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे के बीच में एक एंगल बनता है। इस एंगल को एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। तो एंगल आई इक्वल हो जाता है एंगल आर में। ये केस देखने को मिलता है किसमें? रिफ्लेक्शन में, ठीक है। ये सिंपल सा फेनोमेनन होती है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में रेज नहीं जाती हैं, सेम मीडियम में वापस लौट जाती हैं। इंसिडेंट रे वो रे कहलाती है जो सरफेस पे फॉल कर रही होती है, जो रे वापस लौट जाती है उसी मीडियम में उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब यहां पे जो एंगल आई और एंगल आर है यही क्या कहलाता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का लॉ कहता है कि एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। और इसका एक और लॉ होता है दूसरा, कौन सा? जिसमें हम बात करते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, सॉरी नॉट ओनली एंड, क्योंकि यहां पे और भी चीजें हैं अभी। नॉर्मल एंड एक पॉइंट बताया था अभी हमने, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? इंसिडेंस। क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन। अब यहां पे कुछ कंफ्यूजन हुई होगी कि ये प्लेन का क्या क्या मतलब है, सेम प्लेन का क्या मतलब है। तो सेम प्लेन कहने का मतलब ये है कि जब हम बात कर रहे हैं इस बोर्ड पे, तो यही बोर्ड पूरा का पूरा या सारे के सारे जो रिफ्रैक्टेड रे है एंड इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, सब इसी बोर्ड पे है, एक ही प्लेन पे जो आपको साफ साफ दिख रहा है। अगर यही बोर्ड के अंदर कहीं कुछ होता या बाहर की तरफ निकला होता तो ये सेम प्लेन नहीं माना जाता, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना, जब हम पढ़ेंगे अभी रिफ्रैक्शन तो यही पॉइंट कॉमन रहता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का सेम होता है। ये फेनोमेनन क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफिनीशन क्लियर है। आइए बात कर लेते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन तो जानते हैं सब लोग, चलिए फिर से रिवाइज करा देते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन में भी हमने बताया था क्या कि जो तीन चीजें थी, कौन सा पहला नियम जो था, कौन सा? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड रे एंड क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है ना। क्या होता है यहां पे? सेम प्लेन पे क्या कर रहा है? लाई कर रहा है। यही तो सेम लिखा था ना, सिर्फ ये क्या था? रिफ्रैक्टेड की बजाय रिफ्लेक्टेड था। यहां पे रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमिनन होती है जहां लाइट रे टकराती है सरफेस पे, टकराने के बाद उसी मीडियम में वापस ना लौट के दूसरे मीडियम में चली जाती है। मतलब सीधे आई
ठीक है, ये अगर हम हाथ मान लें अपना कि ये है सरफेस, तो लाइट रे आई, हाथ पे टकराई और हाथ में टकराने की बजाय क्या है, दूसरे मीडियम में सीधे निकल गई। तो क्या हो गया, ये फेनोमेनन बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन दो तरह का देखने को मिलता है, ठीक है ना। दो तरह का मीडियम मतलब अगर हम बात करें मीडियम पे, ये डिपेंडेबिलिटी शोन करता है। और मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा, दो टाइप के ये देखने को मिलते हैं। एक होता है रेयर से डेंसर, रेयर टू डेंसर, और एक हम पढ़ते हैं किसका, डेंसर से रेयर। अब कंफ्यूजन होगी थोड़ा सा, डेंसर और रेयर क्या है। तो रेयर मीडियम ऐसा मीडियम है जहां पे सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स हैं वो कम हो, वो क्या कहलाएगा, रेयर। जैसे हवा और पानी, तो पानी, हवा के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दूर दूर हैं, और नीचे जब हम देखेंगे पानी में, तो पानी के मॉलिक्यूल लिक्विड है। मैटर की कुछ प्रॉपर्टी याद होगी कि एयर के पार्टिकल दूर दूर हैं, तो क्या होगा, एयर के पार्टिकल दूर दूर होंगे तो क्या होगा, नहीं याद आ रहा है, उनके पार्टिकल जब दूर होंगे तो रेयर मीडियम कहलाएंगे ना। और डेंसर मीडियम क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है तो पास पास आ जाते हैं, और जब पास पास आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम मतलब घना, रेयर का मतलब खाली, सूना सूना, और डेंसर का मतलब घना, ठीक है, भीड़ भाड़ वाला एरिया। जैसे अगर हम कंपैरिजन करें तो ठीक कंपैरिजन हम लाइट रे की बात कर लेते हैं। इसको ऐसा मान लेते हैं, ये है एकदम रेयर मीडियम मतलब खालीपन, सूना सूना सब, खाली रोड, ठीक है। ये है घना। तो सबसे पहले हम केस देख लेते हैं किसका, रेयर यानी कि खाली रोड का। तो खाली रोड पे क्या होता है, हम आराम से मस्ती से सीधे सीधे क्या हो रहा है, बाइक चला रहे हैं या साइकिल चला रहे हैं, दोस्तों के साथ टहल रहे हैं, तो सीधे सीधे क्या है, मस्ती में टहलते हुए आ रहे हैं। इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहां पे कंडीशन है कि लाइट रे जाएगी दूसरे मीडियम में, मतलब वापस इधर नहीं जाएगी, वापस किधर जाएगी, दूसरे मीडियम में जाएगी। तो ये रे ऐसे आ रही थी, ऐसे जानी चाहिए थी, जैसे आराम से टहलते हुए जिस डायरेक्शन में आ रही थी ऐसे ही चली जा सकती थी। लेकिन अब ये खाली मीडियम था, खाली रोड थी, टहलते हुए जा रहे थे। अब क्या हुआ, रोड सकरी हो गई। सकरी होने का मतलब डेंसर मीडियम आ गया, डेंसर मतलब भीड़ भाड़ बढ़ गई। अब भीड़ भाड़ बढ़ गई तो क्या करेंगे, हम लहराते हुए साइकिल से जा रहे थे, साइकिल को क्या करेंगे, सीधे सीधे रास्ते पे ले आएंगे ना, सीधे रास्ते में एकदम एक सीधे से निकलेंगे कि पतली गलियां हैं गाड़ियों से बचते हुए, तो सीधे सीधे निकलेंगे। तो सीधे सीधे जब निकलेंगे तो क्या किया हमने, पहले फैल के चल रहे थे, अब क्या हो गए, सिकुड़ गए। सिकुड़ के मतलब क्या हो गया, बेंड कर गए। किधर की तरह बेंड करेंगे हम, यहाँ पे रे है, रे अब हम रोड के किनारे की तरफ जैसे बेंड कर जाते हैं, उसी तरह ये भी जिधर जा रही थी उसके कंपैरिजन में बेंड कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये जो एंगल बनेगा इसको क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये फिनोमिनन होती है जब रेयर से डेंसर जाते हैं, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट इन द रेयर मीडियम गोज टू द डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। किधर की तरफ, यहां पे मेंशन करेंगे टुवर्ड्स दी नॉर्मल, मतलब किधर की तरफ, नॉर्मल की तरफ। नॉर्मल क्या था, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देख लेते हैं दूसरा, पहले घना रोड था, अब भीड़ भाड़ एरिया है, आराम से संभाल के चलाते हुए जा रहे हैं गाड़ी। लेकिन फिर जैसे ही आगे टर्न आया और टर्न से पहुंच गए कहाँ पे, हाईवे पे। अब हाईवे पे देख रहे हैं पूरी रोड खाली है, एक कोने से गाड़ियां जा रही हैं, पूरा रोड अपना है। फिर क्या हो गए, फैल गए। फैलने का मतलब लहराते हुए निकल गए, ऐसे पहले से आ रहे थे। ये एंगल ऑफ आई इंसिडेंट एंगल और ये इंसिडेंट रे। अब ये रे ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे जानी चाहिए थी ना, पर नॉर्मल से जैसे जानी चाहिए थी उससे, ये चीज ध्यान रखना, बेंड्स टुवर्ड्स का ये मतलब नहीं है कि बेंड हो गया, ये लाइन जो हो गई और ये ऐसे ही हमने मान लिया कि बेंड हो गई। हम किसके कंपैरिजन में, जिससे जा रही थी उसके कंपैरिजन में देखते हैं कि ये बेंड कर जाती है और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल मतलब इस तरह से निकल जाती है। तो ये एंगल हमारा बनता है आर। अब क्या याद कर पाओगे, जो पहला नियम था रिफ्रैक्शन का, ये तो ठीक कॉपी हो रहा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, लेकिन सेकंड जो रूल है यानी कि वहां पे क्या था, रिफ्लेक्शन में एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, क्या ये बराबर होंगे। अब ये तो बड़ा है, ये छोटा हो गया, ठीक उसी तरह ये छोटा हो गया, अब ये तो और बड़ा हो गया, तो दोनों में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो
रिफ्रैक्शन का दूसरा नियम कहता है, और इसको प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्नेल्स। स्नेल्स ने प्रपोज किया, इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। इन्होंने कहा ये साइन आई अपॉन साइन आर, यानी कि साइन ऑफ एंगल आई एंड साइन ऑफ एंगल आर होता है हमेशा क्या, कांस्टेंट। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये बराबर होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसको हम लिखते हैं किससे, एन से, ठीक है। एन या कहीं कहीं पे इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाती है। अब बात आती है, यहां पे नया टर्म सुनने को मिला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्शन समझ में आ गया ना कि मीडियम एक। अब रिफ्रैक्शन के बहुत सारे क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जब हम बात करते हैं सनलाइट की, तो सनलाइट सूरज की रोशनी है, सूर्य उगने से पहले हम तक पहले पहुंच जाती है, और अस्त होने के बाद तक, यानी कि सन डाउन होने के बाद भी कुछ समय तक हमें सूरज की किरणें दिखती रहती हैं। क्यों दिखती रहती हैं, क्योंकि उसके पीछे वजह है क्या, रिफ्रैक्शन की। अब क्या होता है, जैसे यह हमारे पास क्या है, अर्थ है। अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है ना, मतलब एटमॉस्फेयर है, गैसेस हैं। अब यहां पे तो वैक्यूम है जहां से सन की रोशनी आ रही है, यहां पे तो वैक्यूम है, ठीक है ना। यहां से ये रे आ रही थी, ये रे सीधे सीधे आ रही थी, ये सरफेस का हो गया नॉर्मल। ऐसे हम यहां पे खड़े हैं, रे हमको यहां पे दिखनी चाहिए थी ना। लेकिन ये मीडियम कैसा हो गया, डेंसर मीडियम हो गया ना वैक्यूम के कंपैरिजन में। एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन लगेगा ना, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएंगी। तो यहां तक पहुंच के पहले दिखनी चाहिए थी, लेकिन हम यहां पे हैं, तब भी हम पहले सूर्य से, मतलब सूरज जब यहां पे आता तब हमें कहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हम यहीं से पहले से ही इसको देख लेते हैं। तो ये फिनोमेनन बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन देखने को मिलती है। रिफ्रैक्शन से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी आपके बुक में दिए गए हैं। जैसे एक सिंपल से कांच के ग्लास में, ये आप खुद देख सकते हैं, पानी रखते हैं, ठीक है, ग्लास को पूरा फिल कर लेंगे, और फिर इसको पेन को इसमें डाल के देखिएगा। पेन जितना हिस्सा क्या है ऊपर की तरफ दिख रहा है, उतना ही हिस्सा जो नीचे होगा हमें क्या लगेगा, यहां से पेन टूटा हुआ। ये पेन ऐसा है तो यहां से ये पेन इस तरह से नीचे की तरफ बेंड नजर आएगा, टूटा हुआ नजर आएगा। क्यों, क्योंकि हम डेंसर और रेयरर मीडियम दोनों में देख पा रहे हैं। तो डेंसर मीडियम से जो रे आएगी वो हमें प्रॉपरली रिफ्रैक्शन की वजह से पेन टूटा हुआ नजर आएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये हो गए इनके कुछ एप्लीकेशंस से। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हम बात करने वाले थे किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक नया टर्म पढ़ा है आपने। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता क्या है, एक मीडियम, अब जब लाइट रे यहां से आ रही है, देखना ध्यान से, पॉइंट मार्क करना, जब लाइट रे यहां से आ रही है, इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, एक मीडियम से कहां जा रही है, दूसरे मीडियम में। तो अगर मीडियम कैसा है, डेंसर मीडियम है, जैसे पहले खाली रोड थी, और खाली रोड से जब बड़ी रोड में जाएंगे तो क्या होगा, स्पीड भी तो कम होगी, हम सिकुड़ेंगे, साथ साथ क्या हमारी स्पीड भी, ब्रेक भी लगा लेंगे, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक मीडियम में लेट एज्यूम करें v1 वेलोसिटी थी, तो दूसरे में वेलोसिटी v2 हो जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो थी वो क्या होगी, सेम होगी। फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती मीडियम ट्रांसफर होने पे लाइट रे की, ठीक है। क्या चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है और वेवलेंथ चेंज हो जाता है इसका। वेवलेंथ को हम हिंदी में तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है ना। ये वेवलेंथ λ1 और λ2 की बात करते हैं। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछा जाएगा तो मेंशन करना क्या, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ वन मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द अनदर मीडियम, दैट इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें तो म्यू इक्वल्स टू होता है v1 अपॉन v2, और यही λ1 अपॉन λ2 के बराबर होता है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगे वो हम आपको आगे की वीडियोस में उपलब्ध करा देंगे, ठीक है।
जो आपके बोर्ड में रिलेटेड पूछे गए होंगे क्वेश्चंस वो वहाँ पे हम सॉल्व करवा देंगे। ये इतना फार्मूला लिख लेना, नोट कर लेना, याद रख लेना। 1 नंबर या 2 नंबर मैक्सिमम इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशन के बारे में। तो बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन का सिंपल सा एक एप्लीकेशन देखने को मिलता है। कभी कभी पूछा जाता है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बारे में। सबने सुना होगा, पढ़ा होगा क्लास में। यहाँ पे एक बर्तन रखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या फिल कर दिया गया है? फ्लास्क में पानी फिल कर दिया गया है, पूरी सरफेस तक पानी फिल कर दिया गया है, ठीक है। और माना गया है इसकी जो हाइट है ओरिजिनल, जितना बड़ा बर्तन है ऊपर से नीचे तक की जो इसकी लेंथ है वो कितनी है? रियल डेप्थ। इसको नाम दिया गया ओरिजिनल गहराई, यानी कि रियल डेप्थ। रियल डेप्थ हो गई। अब यहां पे क्या कहा गया कि यहां पे एक कॉइन रखा गया। तो कॉइन कहां पड़ा हुआ है? अभी कॉइन की ये क्या है? ओरिजिनल डेप्थ है, यानी कि ओरिजिनली इसकी गहराई है, इतनी गहराई में ये है। लेकिन जब हम यहां पे देखेंगे तो हमें ये सिक्का क्या है? इतनी गहराई से ऊपर की तरफ उठा हुआ लगभग यहां कहीं नजर आएगा। कैसे नजर आएगा वो अभी देखते हैं, ठीक है। यहां से इस तरह से ओरिजिनली जाना चाहिए था। ये सरफेस हो जाएगी प्लांट वाटर की। तो जब यहां से रे ऊपर जाएगी तो कुछ इस तरह से देखो, यहां से रे जब जाएगी तो ऐसे और इस तरह से रे जाएगी। अब यहां पे क्या है? ये इसका नॉर्मल है और ये सरफेस इसकी नॉर्मल है। रे जानी कैसे चाहिए थी? ऐसे जानी चाहिए थी। अगर ऐसे ही चली जाती तो हमको क्या होता? इसी पोजीशन पे दिखाई पड़ता सिक्का, ठीक है। लेकिन होता क्या है? ये रे ऐसे ना जा करके, अब ये है नॉर्मल, अब ये है डेंसर, घना। पानी है ना तो डेंसर है, बाहर हवा है तो हवा का क्या मीडियम है? रेयर। तो हवा क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऐसे जानी चाहिए थी, इधर की तरफ से चली जाएगी ऐसे। ठीक इसी तरह ये भी ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे चली जाएगी। और इस रे को हम डॉटेड लाइन से जब यहाँ पे जाके मिलाएंगे तो ये जो रेज हैं ये सीधे सीधे यहाँ से आके ऐसे मिलेंगी। तो हमें ये जो कॉइन है वो कुछ इस जगह पे दिखाई पड़ेगा। और जहाँ हम यहाँ पे अपनी आँख पुट करके देखेंगे तो हमें कॉइन कहाँ नज़र आएगा? यहाँ पे। तो कॉइन जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ से सरफेस की डिस्टेंस हम कितनी मानते हैं? इसको लिखते हैं हम AD। AD मतलब एपरेंट डेप्थ हो जाती है। ये क्या हो जाती है? एपरेंट डेप्थ, मतलब अनुमानित गहराई जो हमें दिखती है और होती ये है। तो जब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस नजर आया ये क्या था? तो इसको बोलते हैं हम क्या? शिफ्ट। कितनी दूर तक ये गया इसको बोलते हैं हम क्या? शिफ्ट। शिफ्ट हो जाता है क्या? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना। क्या हो जाता है ये? रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, मतलब जो हमें दिख रहा है और जितना ओरिजिनल है उतना क्या हमें नजर आ रहा है? ऊपर उठा हुआ। ये क्या कहलाता है? शिफ्ट। इतना रीजन क्या बोला जाता है? शिफ्ट बोला जाता है। इतना हिस्सा हमें ऊपर की तरफ उभरा हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पे जब बात करेंगे रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशन होता है रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ का, मतलब हमें दिखाई क्यों पड़ रहा है? इसका एक फार्मूला होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ, ये इक्वल हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है ना। क्या हो जाता है ये? रियल डेप्थ इक्वल्स टू अपॉन अपरेंट डेप्थ इक्वल्स टू म्यू, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना एयर का वाटर के रेस्पेक्ट में और वाटर का एयर के रेस्पेक्ट में, बेसिकली ये वाटर का जो है एयर के रेस्पेक्ट में है, इसी को बोलते हैं हम क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर हो जाएगा? इसको हिंदी में शायद अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये RD अपॉन AD इक्वल्स टू म्यू, दैट मीन्स द रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ। अगर यहां से हम कैलकुलेट करें क्या? RD, या हम AD के रेस्पेक्ट में निकालें, AD अपरेंट डेप्थ जो हमें दिखाई पड़ रही है वो किसके बराबर हो जाएगी? RD अपॉन
या AD इंटू म्यू की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगी, रियल डेप्थ के हो जाएगी ना। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के रेस्पेक्ट में, यहाँ शिफ्ट का फार्मूला अगर हम एक रखना चाहें, अगर हमें सारी वैल्यूज ना दी हों और सिर्फ क्या दे दिया जाए, AD दे दिया जाए, एपरेंट डेप्थ की इतनी देर नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट इक्वल्स टू कर देंगे RD, रियल डेप्थ किसके बराबर है, AD इंटू म्यू, और यहां से माइनस AD। अगर हम यहाँ पे AD को कॉमन ले लें अपेरेंट डेप्थ को, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, शिफ्ट, ठीक है। और अगर रियल डेप्थ दिया हो तो हम रियल डेप्थ के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, रियल डेप्थ क्या हो जाएगा, AD अपॉन म्यू, तो यहां पे हम AD की जगह पे रखेंगे क्या, RD अपॉन म्यू, और फिर इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारे पास दो फार्मूले बेसिकली याद रखना, एक ये और एक ये, इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा, आपके सारे न्यूमेरिकल इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व हो जाएंगे। अब रिफ्रैक्शन उम्मीद है समझ में आ गए होंगे, इनके एप्लीकेशंस जो हैं इनको देख लेना, नोटबुक में आपके मेंशन होंगे। बहुत ही आसान सा टॉपिक होता है, सिर्फ एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेज को भेजना होता है, ठीक है। स्नेल साहब ने जो लॉ दिया था साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू म्यू, उसको भी याद रखना। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन के बाद। रिफ्रैक्शन के बाद जो हमारे पास एक टॉपिक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये है टॉपिक कौन सा, TIR, दैट मीन्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इंटरनल का मतलब यहां पे क्या है, अंदर की तरफ से। रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके थे, ये है रिफ्लेक्शन, कि लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। अगर टोटल रे, जितनी भी रेज बॉडी के अंदर जा रही हैं और वहां से निकल के बाहर आ रही हैं, उसको हम बाहर नहीं आती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, अंदर ही अंदर बॉडी के मूव करती रहती है, एक सिंगल वेव डाली जाती है और वो पूरी की पूरी रे पूरे क्या जो मटेरियल है, ग्लास है या जो भी मटेरियल सब्सटेंस होता है, उसमें अंदर ही घूमती रहती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, ठीक है। अब TIR पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, एक टर्म है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये मैंडेटरी चीज है पढ़ना, अगर क्रिटिकल एंगल समझ में आ गया तो TIR बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर TIR के एप्लीकेशंस पढ़ लेंगे। पहले हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल्स के बारे में। तो क्रिटिकल एंगल होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें क्रिटिकल एंगल, तो ये क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या होता है, मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस at which क्या रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टेड एंगल बिकम्स 90 डिग्री। मतलब क्या है, एक ऐसा मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट जहां पे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। अब कंडीशन भी होती है यहां पे। कंडीशन कौन सी, पहली कंडीशन ये कि मिनिमम एंगल होगा, दूसरी कंडीशन ये कि लाइट रे पासेस, कहां से, पासेस फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। क्या जरूरी है यहां पे, डेंसर से रेयर, ठीक है, क्योंकि हम अंदर जो घना मटेरियल है, जैसे कांच में रे डाली और कांच से बाहर निकाल रहे हैं, तो कांच से बाहर निकलते समय रे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना हो जाए, 90। कैसे देखते हैं, ये लेट हम रिज्यूम करते हैं ग्लास का बॉक्स है, ठीक है। पहले हमने रे यहां पे डाली, ये हो गया इसका नॉर्मल सरफेस, ऐसे रे को जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुई, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई और रे यहां पे पहुंच गई। इस सरफेस पे क्या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या होगा यहां पे, रिफ्रैक्शन। अब यहां सरफेस की बात करते हैं।
ठीक है, ये एंगल जब ये बात करेंगे कितना, एंगल आई की, तो रे रिफ्रैक्ट होके ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन डेंसर से रेयर आई इतना एंगल। जैसे हम ये एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हैं, जब हम एक टॉर्च लेते हैं और अगर हम ग्लास पे डालेंगे, कांच पे, तो टॉर्च को क्या करेंगे, एक ऐसा समय आएगा टॉर्च को जब हम इस पे फोकस करेंगे, इस तरह से टॉर्च जला के यहाँ पे, तो क्या होता है, ऐसे धीरे धीरे एंगल अगर हम सरफेस पे चेंज करते रहेंगे तो एक ऐसा एंगल बनेगा यहाँ पे कि लाइट रे इसी मीडियम में वापस चली जाएगी, कांच के उस पार नहीं जाएगी। तो ठीक उसी तरह से ये रिफ्रैक्टेड एंगल धीरे धीरे ऐसा बेंड करेगा, इस एंगल को हम इस एंगल पे यहाँ पे क्या कराते हैं, डालते हैं, जिससे ये जो एंगल है इस सरफेस के साथ साथ रे चली जाए। यानी कि इधर जो नॉर्मल बन रहा था, नॉर्मल से जो एंगल बने आई और आर, ये कितना हो जाए 90 डिग्री। तो इस एंगल को, यानी कि ये जो इंसिडेंट एंगल है, इसको बोलते हैं क्या, आई सी। समझ में आया कि इतना मिनिमम एंगल हम इस पे डालें कि ये रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। इसको बोलते हैं हम क्या, क्रिटिकल एंगल, नाम दिया जाता है इसका क्रिटिकल एंगल। ये क्रिटिकल एंगल होता है, ये अलग अलग मटेरियल का और अलग अलग स्ट्रक्चर का अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे प्रिज्म, ग्लास के प्रिज्म की बात करते हैं तो उसका क्रिटिकल एंगल होता है, प्रिज्म का एंगल होता है कितना, 42 डिग्री। और कैसा होना चाहिए, प्लस ग्लास का, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म। प्रिज्म तो जानते हो ना, 3 साइड से घिरा हुआ ऐसी स्ट्रक्चर जो ग्लास की बनी हो और कंप्लीटली क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, क्या कहलाती है, प्रिज्म कहलाती है। ठीक है ना। अब यहां पे बात करते हैं डायमंड की, बहुत ज्यादा फेमस है ये क्रिटिकल एंगल के लिए। इसका क्रिटिकल एंगल लगभग एग्जैक्टली डेसिमल प्लेस के साथ आता है, लगभग याद रख लेना 24 डिग्री, इतना क्रिटिकल एंगल होता है। मतलब ये क्रिटिकल एंगल कुछ एग्जांपल्स पैटर्न पे थे। यहां पे देख लो इसका क्रिटिकल एंगल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, देखो जरा, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू हो जाता है म्यू के। तो साइन आर क्या हो गया यहाँ पे 90 डिग्री ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन आई इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 होता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में कुछ पोर्शन पढ़ा होगा तो याद होगा, साइन 90 की वैल्यू होती है कितनी, 1। तो इस केस में जब हम साइन 90 की जगह 1 रखेंगे तो साइन आई क्या हो जाता है, साइन आई को हम क्रिटिकल एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको साइन आईसी का नाम दे देते हैं, और ये सीधे सीधे बराबर हो जाता है किसके, म्यू के। ठीक है, तो साइन आईसी इक्वल्स टू म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो जाता है क्रिटिकल एंगल। और जब हम बात करेंगे किसकी, क्रिटिकल एंगल की, तो साइन इनवर्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। ये इसका क्रिटिकल एंगल होता है। अब इसके फिनोमेनन देखते हैं टीआईआर पे होता क्या है। देखो, जब हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल की, तो यहां पे भी कंडीशन है क्या, पहली कंडीशन ये फॉलो करेगा, लाइट रे डेंसर से रेयरर जानी चाहिए। कहां से, डेंसर टू रेयरर, मतलब घनी बस्ती से खाली एरिया में, सुकून की तलाश में। तो रे जब सुकून की तलाश में भागने की कोशिश करेगी तो कंडीशन यहां पे होगी कि इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट एंगल कितना होना चाहिए, इंसिडेंट एंगल मोर देन कितना होना चाहिए, मोर देन आईसी। अगर क्रिटिकल एंगल से एक पॉइंट भी ज्यादा एंगल है तो होगा क्या, देखो, क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा जाएगा तो लाइट रे इसी मीडियम में क्या होगी, वापस लौट जाएगी। ठीक है, डेंसर टू रेयरर पहली कंडीशन है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि लाइट रे कहां पे जाएगी, पहली कंडीशन कौन सी है कि लाइट रे डेंसर टू रेयरर जाएगी, और दूसरी कंडीशन है कि इंसिडेंट एंगल जो होगा वो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो होगा क्या फिनोमेना कि लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम। लाइट रे क्या हो जाएगी, लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक किसमें, इन सेम
मीडियम में, ठीक है ना, उसी मीडियम में लाइट रे क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो TIR समझ में आया क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। क्या होता है, सबसे पहली कंडीशंस तो याद रहेंगी ना, टेंसर से रेयर में रे जाएगी। दूसरी कंडीशन, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तब लाइट रे उसी मीडियम में वापस लौट जाएगी। और जब वापस लौट जाएगी तो फिनोमिनन को बोला जाएगा TIR, दैट मीन्स द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हम पढ़ते हैं, मतलब इसके एप्लीकेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस तो नहीं बोल सकते, इनके हम एप्लीकेशंस या यूजेस। इसमें सबसे पहला जो यूजेज आता है, अगर ध्यान आ रहा होगा आप लोगों को, तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। क्या, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। बहुत ही ज्यादा टाइम्स कह सकते हो कि सबसे ज्यादा बस यही बस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। होता क्या है ये स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, होता है ये कि जब हम बात करते हैं डायमंड्स की, तो डायमंड पता होगा ना, काफी महंगी क्या है, धातु है, यानी कि एलिमेंट है, सबसे महंगा कह सकते हैं जो लोग खरीदते होंगे। या क्या काम होता है इसका, डायमंड का, और कभी कभी क्या होता है असली नकली डायमंड, इस तरह से भी कुछ चीजें आती हैं, तो पहचानने का भी एक तरीका होता है। या डायमंड इसकी स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग कुछ इस तरह से, स्ट्रक्चर ज्यादातर देखी होंगी आप लोगों ने, डायमंड की शेप कुछ इस तरह से बनी होती है, और फिर इसमें मल्टीपल नंबर्स ऑफ रेज लगी होती हैं। इस तरह का पैटर्न ज्यादातर देखने को मिलता है, डायमंड फिल्मों में दिखाते हैं, बाकी शेप हम अलग अलग दे सकते हैं। होता क्या है, जब रे इसमें एक डाली जाती है, कोई भी इंसिडेंट रे, जैसे हमने लेजर बीम से एक लाइट हमने डाली, ठीक है, तो लाइट रे जो अंदर चली जाती है वो तो अंदर ही रहती है, लेकिन जब ये बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो चूंकि इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम होता है, तो कोई ना कोई एंगल इसका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा निकल ही आता है जब नॉर्मल सरफेस की बात करते हैं। तो ये रे इसी के पूरे डायमंड के अंदर ही भ्रमण करती रहती है, घूमती टहलती रहती है, और पूरा डायमंड क्या होता है, सिर्फ एक ही रे से ग्लो करने लगता है, चमकने लगता है। यही रे इसमें खिचड़ी की तरह क्या होती है, जलती है, और ये कैसी हो जाती है, चमकने लगती है। तो ये फिनोमिनन देखने को मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ TIR। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड के बाद जो दूसरा इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल देखने को मिलता है, वो होता है मिराज फॉर्मेशन। मिराज फॉर्मेशन क्या होता है, मिराज फॉर्मेशन एक ऐसी ऑप्टिकल फिनोमिनन होती है। ऑप्टिकल फिनोमिनन क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइट से होती है, या ऐसा बोल सकते हैं ऐसी लाइट की फिनोमिना होती है जिसमें हमें धोखा हो जाता है, हमारी आंखों में एक भ्रम की स्थिति आ जाती है कि हमें सड़क पे या चलते हुए कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी दिखाई देती हैं जो वहां पे होती नहीं हैं। क्यों बनती हैं, मिराज फॉर्मेशन बनती इसलिए है, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, जब दूर से देखते हैं हम, तो क्या होता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के चारों तरफ सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर होता है, सन से लाइट आती है, और सन से जब लाइट आती है तो क्या होती है, सरफेस बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और गर्म हो जाती है तो क्या होता है, वहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उड़ के बाहर चले जाते हैं ना। तो जब बाहर चले जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा रेयरर हो जाता है, और सराउंडिंग से जब रे आती है तो उस मीडियम से रिफ्लेक्ट होके क्या होती है, जब बाहर निकलती है रिफ्लेक्ट होके तो फैल जाती है, वहाँ पे हमें दूसरी स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे रिफ्रैक्शन चेंज देखने को मिलता है, और फिर डेंसर मीडियम से लाइट रे रिफ्लेक्ट होके जब हम यहाँ से आ रहे हैं, रोड पे देख रहे हैं, तो कभी कभी क्या दिखता है, रोड पे चलते हुए गर्मी के दिनों में, ठंडी के दिनों में तो कम दिखेगा, पर गर्मी के दिनों में जब हम रोड पे देखते हैं चलते हुए हाईवेज पे, तो हमें दूर पानी नजर आता है ना, सबने देखा होगा रोड पे चलते हुए, तो दूर से हमें नजर आएगा कि रोड आगे की गीली है, लेकिन जब वहां पास पहुंचेंगे तो ऐसा होता है, नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। काज करता है क्या, मिराज। इसके अलावा जब हम रेगिस्तान में जाते हैं तो रेगिस्तान के एरिया में भी हमको इसी की वजह से क्या होता है, और इसी की वजह से जो इमेज होती हैं वो कैसी होती हैं, वहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इमेज दिखाई देती है, हमें लगता है कि वहाँ दूर पानी है, प्यास लगी है, दौड़ते हुए वहाँ जाते हैं, देखते हैं कोई पानी नहीं है। वो पानी हमें क्यों दिखता है, मिराज फॉर्मेशन की वजह से हेलुसिनोजन काज करता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा भ्रम हो जाता है कि वहाँ पे क्या है,
वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है? सिंगल हो सकता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, टेढ़ा तिरछा, इस तरह से कई से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, कई डायरेक्शनल से बन सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करेगा टीआईआर फिनोमेनन पे। इसके अलावा एक ऑब्जेक्ट का पैटर्न यहां पे और देखने को मिलेगा। ऑप्टिकल फाइबर्स, नाम सुना होगा, आजकल इनका बहुत ज्यादा रोल प्ले देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? एक ग्लास लाइक फाइबर पैटर्न्स बनाए जाते हैं जो लाइट पे डिपेंडेंट होते हैं, और उनका मीडियम ऐसा होता है कि उसमें टीआईआर फिनोमेनन जोन होती है। ये लेयर बनाई जाती है, एक अंदर एक छोटा सा पतला सा ग्लास का फाइबर होता है, ठीक है ना। इसका क्रिटिकल एंगल बहुत कम रखा जाता है ताकि इससे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल यहाँ पे प्रोसीड हो सके, और फिर मल्टीपल लेयर्स इसकी सिक्योरिटी के लिए लगी होती हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल स्पेशली डेटा कनेक्शन के लिए और अदर भी चीज़ों के लिए आज के दिनों में इनका यूज किया जाता है। यहाँ पे बेसिकली जब हम रे डालते हैं तो रे क्या होती है, इस मीडियम पे रिफ्लेक्ट होके वापस आती है इसी मीडियम में। तो हम डेटा का जितना भी इनपुट देते हैं, छोटा भी अमाउंट, अगर हम 50 KB का या 15 KB का भी डेटा भेजते हैं तो ये कम से कम समय में बहुत कम एनर्जी कंज्यूम किए बिना, क्योंकि जब हम किसी वायर से भेजते थे तो वायर में क्या होता था, फ्रिक्शन होता था और आपस में कंडेंस हो जाते थे मॉलिक्यूल्स और डेटा, तो बहुत कम डेटा इस पार पहुंचता था। लेकिन आज फाइबर की हेल्प से, ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से टीआईआर जोन होता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब कम डेटा को कम समय में ज़्यादा दूरी तक और सुटेबल पैटर्न पे भेजना आसान हो जाता है बिकॉज ऑफ टीआईआर।